नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है संसद और राज्य विधानमंडल। जैसा कि आपने देखा, पिछली कुछ क्लासेस में भी हमने संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में बात की थी। संसद और राज्य विधानमंडल के कार्य अपने आप में इतने विस्तृत हैं और संविधान में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसे एक क्लास में समाहित करना संभव नहीं है। इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल के जो अलग अलग कार्य हैं उन्हें हम अलग अलग पार्ट में रखकर पढ़ने जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वो संसद और राज्य विधानमंडल के किस बारे में रहने वाली है, उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों के बारे में, संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय कौन से होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। और संसद और विधानमंडल में बजट को पारित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु, जैसा मैंने आपको बताया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। दूसरा बिंदु, संचित निधि और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय। और तीसरा बिंदु, संसद और राज्य के विधानमंडलों में बजट पारित होने की प्रक्रिया। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारी ये क्लास है, जिसके अंतर्गत पीसीएस सिविल सेवा से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम संविधान का पूछा जाता है उन सभी को एक व्यवस्थित और नियोजित क्रम में हमने एक प्लेलिस्ट का नाम है मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट वहां आपको मिलेगी, पॉलिटी स्पेशल बैच। वहां आपको संविधान से संबंधित सभी टॉपिक्स क्रम से व्यवस्थित रूप से प्राप्त होने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई फीस, किसी प्रकार का कोई शुल्क इसके लिए नहीं है, सभी को निःशुल्क ये प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, जिसे कहा जाता है एएफएस या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, सामान्य भाषा में इसे हम बजट कहकर संबोधित कर देते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, पहले हमें उसे समझना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे यदि हम समझें तो वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण चाहे वो संसद के संदर्भ में हो, चाहे राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में हो, उसमें किसका विवरण होता है? विवरण। जैसा कि इसके शब्द से आपको शब्द से पता लग रहा है कि इसमें किसी चीज का विवरण दिया जाएगा। और किसका विवरण दिया जाएगा? वित्तीय मामलों का कोई विवरण दिया जाएगा और वार्षिक रूप से दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि ये एनुअली क्या होता है? प्रस्तुत होता है। एनुअली या वार्षिक रूप से क्या होता है? इसको प्रस्तुत किया जाता है संसद में और राज्य के विधानमंडलों में। और इसमें होता क्या है? आने वाले वित्तीय वर्ष, ठीक है, आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की, यदि संसद के संदर्भ में है तो भारत सरकार की, और राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य सरकार की, किस चीज का लेखा जोखा होता है? राज्य सरकार की आय कैसे कैसे होगी और राज्य सरकार के व्यय किस प्रकार से होंगे, या केंद्र सरकार की आय और व्यय किस प्रकार से होगी। तो सरकार के आय और व्यय, आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और सरकार के व्यय का जो लेखा जोखा संसद में या राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक रूप से, उसे ही क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब देखना है कि हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में किस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले संसद के संदर्भ में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूं कहें हम वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उपबंध किया गया है वो आर्टिकल 112 के तहत किया गया है, जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में इसे आर्टिकल 202 में बताया गया है हमारे संविधान के। अब क्या होगा कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, तो हमारा जो वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होता है वो कब से प्रारंभ होता है? अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से ये प्रारंभ होता है। और इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही, यानी अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा प्लस लोकसभा
दोनों के सामने क्या रखवाएगा, एक विवरण रखवाएगा जिसे क्या कहा जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में बात करें तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसके समक्ष रखवाएगा, विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष। यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद के समक्ष, और केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा के समक्ष। तो विधान परिषद और विधानसभा के समक्ष राज्यपाल क्या रखवाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाएगा, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का क्या होगा, लेखा जोखा होगा। ठीक है, तो इसमें आने वाले वित्तीय वर्ष की जो है एस्टिमेटेड प्राप्ति, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके जो डेटा होते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड मतलब संभावित। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में संभावित आय, संभावित प्राप्ति और संभावित व्यय का जो है इसमें क्या होगा, विवरण होगा। ये तो बात हुई कि इसमें होगा क्या, किस प्रकार का विवरण होगा। इसी प्रकार राज्य के संबंध में भी राज्य सरकार को होने वाली आय और व्यय का विवरण होगा आने वाले वित्तीय वर्ष में। तो ये तो क्लियर हुआ कि इसमें किस चीज का विवरण होगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 में क्या दर्शाया गया है कि इस वित्तीय विवरण का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें किस प्रकार के प्रारूप में आय और व्यय को दिखाया जाना चाहिए, यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और कहा गया है कि संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उनको अन्य व्यय से अलग दिखाया जाएगा। संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं, देखिए सरकार जब व्यय करती है, सरकार द्वारा जब कोई भी व्यय किया जाता है तो वो दो रूपों में किया जाता है। पहला, कुछ व्यय होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारित। जबकि दूसरे प्रकार के व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो इस पर भारित नहीं है, भारित नहीं है। संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम अलग से क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के व्यय सरकार करती है। एक ऐसे व्यय जो संचित निधि पर भारित होते हैं और दूसरे प्रकार के व्यय या खर्चे वे होते हैं जो संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 में स्पष्ट रूप से यह संविधान में उपबंध किया गया है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जब वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी, जब वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी तो उसको संचित निधि से होने वाले व्यय, संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं उनको, और जो अन्य व्यय संचित निधि से किए जाने हैं, संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय को अलग अलग दिखाना होगा। पहली चीज तो ये कह दी गई। दूसरा क्या कहा गया कि राजस्व व्यय और अन्य व्यय को अलग दिखाया जाएगा। कुछ प्रकार के जो व्यय होते हैं सरकार के, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कहा जाता है, जो कि साल दर साल या एक निश्चित प्रकार के व्यय होते हैं जो सरकार को करने ही करने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। राजस्व व्यय क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और अन्य व्यय क्या होते हैं, इससे संबंधित यदि आपको डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा जो इकोनॉमी स्पेशल बैच है उसमें जब हमने बजट के बारे में बात की थी तो उसके यहां हमने विस्तार से उसकी चर्चा की थी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां के लिए आपको यह समझना है कि दो शर्तें आरोपित की गई हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप के बारे में। पहली शर्त क्या है कि जब भी सरकार अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी उसमें राजस्व व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाएगा और संचित निधि पर भारित व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाएगा। ऐसी की ऐसी बात राज्य सरकार के बारे में भी कही गई है और उसमें कहा गया है कि राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय को अलग दिखाया जाएगा। इसी तरह राज्य के राजस्व व्यय, राज्य सरकार के राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं उनको अलग अलग दिखाया जाएगा। ये दो शर्तों का पालन करना होगा जब भी क्या करा जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संसद के समक्ष जब सरकार रखेगी तो इन दो प्रारूपों का पालन करते हुए सरकार उसे रखेगी। रखवाएगा कौन, केंद्र सरकार के मामले में या संसद के मामले में तो कौन रखवाएगा, राष्ट्रपति, और राज्य विधानमंडल के मामले में कौन रखवाएगा, राज्यपाल। दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, अर्थात लोकसभा के समक्ष भी और राज्यसभा के समक्ष भी, और राज्य विधानमंडल के मामले में विधान परिषद के समक्ष भी और विधानसभा के समक्ष भी। यदि विधान परिषद नहीं है राज्य में तो केवल विधानसभा के समक्ष इसको रखवाया जाएगा। तो ये बात हुई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, जैसा कि हमने बात करी थी कि दो प्रकार के व्यय हमने देखे थे, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरे प्रकार के व्यय थे संचित निधि पर भारित नहीं है ऐसे व्यय।
तो संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त जो भी अन्य प्रकार के खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित नहीं होते। तो हमें ध्यान रखना है किसको, संचित निधि पर भारित व्यय को ध्यान रखना है कि ये कौन से व्यय होते हैं। तो संचित निधि पर भारित व्यय को उसी आर्टिकल में संविधान में दर्शाया गया है जिस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण को दर्शाया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण में को आर्टिकल 112 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार संचित निधि पर भारित व्यय को भी आर्टिकल 112 में दर्शाया गया है। आप ध्यान दें, यहां पे संचित निधि क्या होती है इसके बारे में आर्टिकल 112 में नहीं बताया गया है। आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। संचित निधि होती क्या है इसको संविधान के आर्टिकल 266(1) में बताया गया है। 266(1) में बताया गया है। यहां ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को बताया गया है, जबकि संचित निधि होती क्या है इसे संविधान के अन्य आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 112 में नहीं बताया गया। तो क्या कहता है अनुच्छेद 112 कि संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं और अन्य खर्चे होते हैं वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते अर्थात संसद के जो भी अधिकारी होते हैं उन सभी के वेतन भत्ते किस में आ जाएंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते और पेंशन किस पे भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे या केंद्र की संचित निधि पर। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी पेंशन, ये पॉइंट आप नोट करना स्पेशली, हाई कोर्ट के जजों की केवल पेंशन किस पे भारित होगी, केंद्र की संचित निधि पर भारित होगी। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो केंद्र की संचित निधि पर भारित नहीं होंगे, वो किस पे भारित होंगे, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है उस राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर क्या होंगे, भारित होंगे। तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं उनके तो वेतन और भत्ते दोनों ही किस पे भारित होंगे, केंद्र सरकार की संचित निधि या भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे, जबकि हाईकोर्ट जज के केवल पेंशन किस पर होगी, केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी, उसके वेतन भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे। इसके अलावा यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों के जो वेतन भत्ते और पेंशन है वो भी किस पर भारित होगी, संचित निधि, केंद्र की संचित निधि या भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। इसी प्रकार कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है भारत सरकार का, उसके वेतन भत्ते और पेंशन भी किस पर भारित होते हैं, भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसी प्रकार ऐसे ऋण और उन ऋणों पर दिया गया ब्याज जो कि किसके द्वारा लिया गया हो, भारत सरकार द्वारा कोई ऋण लिया गया हो और उस ऋण पर कोई ब्याज चुकाना हो, वो दोनों के दोनों ही किस पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसके अलावा किसी भी कोर्ट के निर्णय को लागू कराने के लिए यदि किसी धन की आवश्यकता होती है तो वो धन भी भारत की संचित निधि पर भारित होगा। इसके अलावा ये जो ऊपर के 9 व्यय हमने देखे, इसके अलावा भी संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर किसी और व्यय को संचित निधि पर क्या कर सकती है, भारित कर सकती है। कोई और व्यय भी भारत की संचित निधि पर क्या किया जा सकता है, भारित किया जा सकता है, लेकिन वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। तो भारत की संचित निधि के बारे में हमने बात की। इसी प्रकार हमने एक शब्द और देखा था, राज्य की संचित निधि। तो आइए देखते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जिस प्रकार से केंद्र की संचित निधि या भारत की संचित निधि जो होती है उसके बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया था, जबकि राज्य की संचित निधि के बारे में आर्टिकल 202 आर्टिकल 202 में बताया गया है। अब राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो उस राज्य के राज्यपाल के जो वेतन भत्ते और अन्य खर्चे होंगे उसके ऑफिस के, वो सभी राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। दूसरा, विधानसभा और विधान परिषद के जो अधिकारी होंगे अर्थात विधान परिषद का सभापति उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ते किस पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। हाईकोर्ट जो जज हैं उनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर। और जैसा हमने पहले बात की थी, इनकी पेंशन किस पे भारित होगी, केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते भी किस पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
इसके अलावा ऐसे ऋण और ब्याज जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है, ऐसे ऋण जो राज्य सरकार ने लिए हैं और राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी है, वो भी किस पर भारित होंगे? राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। किसी भी कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए यदि धन की आवश्यकता होती है तो वो भी राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। और इन सभी व्यय के अलावा कोई किसी अन्य व्यय को भी विधानमंडल क्या कर सकता है या संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जा सकता है? राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित किया जा सकता है। तो ये थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संचित निधि और उन पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, अब यहां एक चीज हमें और देखनी है कि हमने संचित निधि के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? संचित निधि के बारे में बात की। अब ये जो संचित निधि होती है, ये क्या होती है? ये सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, सरकार की जो आय होती है, उस सरकार की आय को किस में रखा जाता है? संचित निधि में रखा जाता है। केंद्र सरकार की आय को भारत सरकार की संचित निधि में और राज्य सरकार की आय को किस में रखा जाता है? राज्य सरकार की संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस संचित निधि से यदि पैसा निकालना है, संचित निधि से क्या करना है? पैसा निकालना है। क्या करना है? पैसा निकालना है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है प्राक्कलन प्रक्रिया। क्या कहलाती है? प्राक्कलन प्रक्रिया। ये जो प्राक्कलन प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा संचित निधि में से पैसा निकालने की प्रक्रिया को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। और ये प्रक्रिया विधानमंडल के मामले में तो विधानमंडल में और संसद के मामले में संसद में क्या की जाती है? इस प्रक्रिया को किया जाता है। ठीक है। अब प्राक्कलन की जो प्रक्रिया है, तो उसमें दो अलग अलग बिंदु हमें देखने को मिलेंगे। संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय जो होते हैं, उन भारित व्यय के लिए जो प्राक्कलन की प्रक्रिया होती है वो तो होती है अलग। और इसी प्रकार ऐसे व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी अन्य व्यय, जो अन्य व्यय होते हैं उनके लिए प्रक्रिया होती है अलग। जो अन्य व्यय के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है प्राक्कलन की, उसके अंतर्गत उन्हें किसके रूप में रखा जाता है? अनुदान की मांग के रूप में रखा जाता है। यानी संचित निधि पर जो भारित व्यय है, उसके अलावा कोई भी पैसा सरकार को खर्च करने के लिए चाहिए तो वो पैसा सरकार किसके रूप में मांगती है? संसद से डिमांड फॉर ग्रांट या अनुदान की मांग के रूप में मांगती है। डिमांड फॉर ग्रांट या अनुदान की मांग के रूप में मांगती है। और ये अनुदान की जो मांग है वो किस में पेश की जाती है? लोकसभा में पेश की जाती है। तो आइए देखते हैं प्राक्कलन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमारे संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो आइए प्राक्कलन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो संसद में प्राक्कलन की जो प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 113 में बताया गया है। प्राक्कलन क्या होता है उसका अर्थ हमने समझा कि संचित निधि से व्यय करने के लिए संसद से क्या लेनी होती है? अनुमति लेनी होती है। और संसद से यह अनुमति किसके तहत ली जाती है? प्राक्कलन प्रक्रिया के तहत ली जाती है। जबकि राज्य विधानमंडल को से परमिशन या अनुमति किसके तहत ली जाती है? प्राक्कलन प्रक्रिया के तहत ही ली जाती है। लेकिन दोनों को अलग अलग आर्टिकल में दिखाया गया है। प्राक्कलन की प्रक्रिया संसद के संदर्भ में तो आर्टिकल 113 में, जबकि राज्य विधानमंडलों के लिए किसमें दिखाई गई है? आर्टिकल 203 में दर्शाई गई है। हमारे संविधान में इसके उपबंध किए गए हैं। अब देखिए कि प्राक्कलन की जो प्रक्रिया होगी उसमें जैसा मैंने आपको बताया दो प्रकार के व्यय अलग अलग। पहला कौन सा व्यय? संचित निधि पर भारित व्यय। ठीक है। तो संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं, कौन से व्यय होते हैं? पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं। उन व्यय के लिए संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं, उन व्यय के संदर्भ में जो प्राक्कलन की प्रक्रिया होगी उसमें किसी प्रकार का मतदान नहीं करवाया जाएगा। किसी प्रकार का मतदान नहीं करवाया जाएगा, लेकिन उस पर चर्चा हो सकती है। अर्थात ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे जो संचित निधि से किए जाने हैं उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी। सबसे पहली चीज तो। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य व्यय। अन्य जो व्यय होते हैं, उन व्यय से अन्य जो व्यय होते हैं, अन्य जो खर्चे होते हैं वो किस रूप में रखे जाएंगे?
अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। किसके रूप में रखे जाएंगे? अनुदान की मांग के रूप में। कहां रखे जाएंगे? लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में क्या होंगे? अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। तो पहले प्रकार के खर्चे संचित निधि पर भारित व्यय, इन पे किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी। दूसरे प्रकार के खर्चे कौन से होंगे? ऐसे खर्चे जो संचित निधि पर भारित नहीं है, इन खर्चों के लिए क्या किया जाएगा? मतदान किया जाएगा। मतदान कहां होगा? लोकसभा में होगा। और ये खर्चे जो संचित निधि पर भारित नहीं है, ये किस रूप में रखे जाएंगे? लोकसभा में अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। और लोकसभा इन अनुदानों की मांग पर क्या दे सकती है? वोटिंग के द्वारा अनुमति दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती, या अनुदान में जो पैसा मांगा गया है उसको कम करने के लिए कह सकती है। और जितने भी प्रकार की अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाएंगी वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएंगी, अन्यथा नहीं। तो संचित निधि पर भारित जो व्यय हैं उनके लिए तो क्या करना होगा? किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा होगी। जबकि अन्य जो खर्चे हैं जो संचित निधि पर भारित नहीं है वो अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। कहां रखे जाएंगे? लोकसभा में रखे जाएंगे, लेकिन चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है। ठीक है, लोकसभा में मतदान होता है अनुदान की मांगों के संदर्भ में, और मतदान के पश्चात लोकसभा अनुदान की मांगों को क्या कर सकती है? स्वीकृत भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है? जो राशि अनुदान की मांग में मांगी गई है उसको कम भी कर सकती है। और यही प्रावधान राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में भी होंगे कि राज्य के विधानमंडल में क्या होगा? केंद्र राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित जो व्यय हैं उनसे संबंधित जो खर्चे होंगे वो मतदान उन पर नहीं होगा उनके प्राक्कलन के लिए, उन पर चर्चा परंतु की जा सकती है। और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय राज्य की संचित निधि से करना है, अन्य कोई खर्चा राज्य की संचित निधि से करना है, तो उसे अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कहां किया जाएगा? विधान परिषद में, विधानसभा में। विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में। जैसे वहां लोकसभा में, यहां विधानसभा में। अब विधानसभा क्या कर सकती है? इस पर क्या दे सकती है? अनुदान की मांग पर अनुमति दे भी सकती है या इनकार भी कर सकती है अनुमति देने से, या अनुदान की मांग के रूप में जो रकम मांगी गई है उसको कम भी कर सकती है। और समस्त प्रकार की अनुदान की मांगे जो कि राज्य की संचित निधि से पैसा खर्च करती हैं वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, अन्यथा नहीं की जाएंगी। ये थी प्राक्कलन की प्रक्रिया। तो प्राक्कलन की प्रक्रिया के अंतर्गत खर्चों के बारे में क्या होती है? चर्चा और मतदान होता है। चर्चा केवल जो संचित निधि पर भारित व्यय हैं उन पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होती। अन्य जो व्यय हैं उनके बारे में मतदान होता है और उन्हें किस रूप में रखा जाता है? अनुदान की मांग के रूप में रखा जाता है। अब अनुदान की मांग के रूप में जो खर्चा सदन के समक्ष रख दिया गया है उस खर्चे को पास करके और पैसा निकालने के लिए एक अन्य विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है जिसे विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? संचित निधि से पैसा निकालने हेतु, संचित निधि से पैसा निकालने हेतु, ये बिल क्या करा जाता है? पारित किया जाता है, ये विधेयक पारित किया जाता है। अब संचित निधि से मैंने आपको बताया दो प्रकार से पैसा निकाला जाता है। एक तो ऐसे व्यय के लिए जो संचित निधि पर क्या होते हैं? भारित होते हैं, तो उसके लिए भी क्या लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार के जो व्यय थे वो संचित निधि पर भारित नहीं थे, वो अनुदान मांगों के रूप में रखे गए थे। तो दोनों के लिए ही क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा या विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, तब ही इन दोनों पर्पज के लिए, इन दोनों उद्देश्यों के लिए संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। और संसद के संदर्भ में तो ये इसका वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 114 में किया गया है, जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में इसका वर्णन आर्टिकल 204 के अंतर्गत किया गया है। और क्या बताया गया है कि अनुदान की मांग हो चाहे संचित निधि पर भारित व्यय हो, उसके लिए यदि भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है तो क्या लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक। इसी प्रकार राज्य की संचित निधि से पैसा निकालना है किसी भी उद्देश्य के लिए तो भी राज्य के विधानमंडल में क्या लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। तो ये बात हुई विनियोग विधेयक की। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करें
खर्चे के लिए क्या निकालना होता है? पैसा। अब ये जो खर्च या जो व्यय होता है ये क्या होता है? अनुमानित होता है, क्योंकि किसके लिए रखा जाता है? ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है, अनुमानित होता है, क्योंकि ये किसके लिए होता है? अगले वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष के लिए। तो एग्जैक्ट खर्चे का अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो खर्च करना होता है उस खर्च या व्यय के लिए अनुमान लगाए जाते हैं, और ये अनुमान गलत भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये खर्चा और जो व्यय करना है उससे संचित निधि से क्या निकाला? पैसा निकाला। संचित निधि से क्या निकाला? संचित निधि से पैसा निकाला गया। किसके माध्यम से? पैसा निकालना किसके माध्यम से? विनियोग विधेयक। दो प्रकार की प्रक्रियाएं देखी हमने, प्राक्कलन प्रक्रिया और दूसरी क्या? विनियोग विधेयक प्रक्रिया, और उससे पैसा हमने निकाला। अब विनियोग विधेयक से जो पैसा निकाला वो मान लो क्या पड़ गया? अपर्याप्त पड़ गया, क्योंकि हमने तो क्या है? भविष्य के खर्चे के आधार पर क्या करा है? अनुमान लगाकर पैसा निकाला है। हो सकता है वो पैसा क्या पड़ जाए? खर्च करने के लिए कम पड़ जाए, या क्या हो सकता है? ज्यादा पड़ जाए। ठीक है, जितना पैसा खर्च करना है उससे ज्यादा हो। यदि ज्यादा होगा तो वो वापस वित्तीय वर्ष के अंत में कहां चला जाएगा? संचित निधि में चला जाएगा। वापस किस में चला जाएगा? संचित निधि में चला जाएगा। अब यदि अपर्याप्त होता है खर्चा, क्या होता है? अपर्याप्त। जो खर्चे के हमने अनुदान की मांग की थी, जिस खर्चे के लिए, जिस राशि के लिए, वो राशि पड़ जाती है कम, तो और पैसा चाहिए होता है सरकार को खर्च करने के लिए। तो और पैसा, अतिरिक्त पैसा निकालने के लिए वापस से क्या करनी पड़ती है? कुछ प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, और वापस वो पैसा कहां से निकलेगा? संचित निधि से ही निकलेगा। और संचित निधि से वो पैसा निकालने के लिए क्या लाया जाता है? अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की व्यवस्था की गई है। जैसे वहां अनुदान की मांग थी, वैसे ही यहां अब क्या होगा? अतिरिक्त, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। इनके द्वारा अब क्या करा जाएगा? संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो संसद के संदर्भ में ये जो अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की बात की गई है वो आर्टिकल 115 में की गई है, जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में ये बात आर्टिकल 205 में की गई है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये किस स्थिति में होता है। देखा था हमने कि विनियोग विधेयक के द्वारा हमने क्या किया गया था? जब पैसा निकाला था वो राशि यदि अपर्याप्त हो जाए, ठीक है, तो अपर्याप्त हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर अनुपूरक, अतिरिक्त जो है व्यय की आवश्यकता होती है, या फिर जितना पैसा स्वीकृत किया गया था उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तब भी हमें क्या करनी पड़ती है? अधिक व्यय की आवश्यकता, अधिक राशि की क्या जो होती है? आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या निकाला जाता है? अलग से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट कहा जाता है। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक। ठीक है, अनुपूरक यानी कुछ राशि क्या पड़ गई? अपर्याप्त पड़ गई। ठीक है, जो स्वीकृत राशि थी उससे क्या हो गई? वो पर्याप्त नहीं रही, अपर्याप्त रह गई। तो क्या, कौन सा लाया जाएगा? अनुपूरक अनुदान। कौन सा? अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान। ठीक है, अपर्याप्त पड़ गई तो। और उसके अलावा दूसरे प्रकार का है अतिरिक्त। अतिरिक्त यानी कुछ और राशि चाहिए, कुछ और राशि चाहिए। और तीसरे प्रकार का है अधिक अनुदान। अधिक मतलब जो स्वीकृत राशि थी उससे अधिक राशि सरकार द्वारा खर्च कर दी गई, अब क्या चाहिए सरकार को? और राशि चाहिए। अधिक तो पहले ही खर्च कर चुका, सरकार खर्च पहले कर चुकी, लेकिन अब सरकार को राशि चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? अधिक अनुदान के माध्यम से वो सरकार को प्राप्त होगी। राज्य के विधानमंडल में भी ये सभी चीजें क्या होंगी? लागू होंगी। तो कहने का तात्पर्य है, यदि संचित निधि पर भारित व्यय या अन्य जो व्यय हैं, वो जो संचित निधि से निकाले गए, जो पैसा निकाला गया उनके लिए, वो पैसा यदि अपर्याप्त पड़ जाता है, उस अपर्याप्तता के लिए क्या करना चाहिए? क्या होगा? सरकार को और पैसा चाहिएगा, और वो और पैसा भी अब किससे निकाला जाएगा? संचित निधि से ही निकाला जाएगा। लेकिन वो किस रूप में निकाला जाएगा? अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के रूप में अब क्या करनी पड़ेगी? मांग पेश करनी होगी लोकसभा के समक्ष, और फिर वो पैसा निकाला जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी?
वैसी ही प्रक्रिया होगी जो विनियोग विधेयक की थी। विनियोग विधेयक की तरह ही उसे क्या करना पड़ेगा, संसद से पास करके उसको निकाला जाएगा और दोनों सदनों में यह मांगी रखी जाएगी। लेकिन जो मतदान होगा, मांग होगी, वो किस में की जाएगी, केवल लोकसभा में ही की जाएगी। चर्चा दोनों सदनों में की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट, जिसे कहा जाता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। देखिए, जैसा हमने बात की थी कि हमारी जो सदन है उसमें क्या रखा जाता है, संसद के समक्ष क्या रखा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में अगले वित्तीय वर्ष, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है, खर्चा, और आय के संदर्भ में क्या होते हैं, प्रावधान होते हैं। अब जो अगला फाइनेंशियल ईयर जो चालू होता है वो कब से चालू होता है, अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से चालू होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो विनियोग विधेयक, संचित निधि से पैसा निकालना है तो क्या रखा जाता है, विनियोग विधेयक। और इस विनियोग विधेयक के पास होने पर ही क्या करा जाता है, पैसा निकाला जा सकता है संचित निधि से। अब माना विनियोग विधेयक जाके पास कब होता है, मई में पास होता है, लेकिन हमें तो अप्रैल में भी खर्चा करने के लिए चाहिए। तो विनियोग विधेयक पास होने से पहले तक यदि सरकार को पैसा चाहिए तो वो पैसा सरकार कहां से लाएगी, उसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं। और वो व्यवस्था है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। आइए देखते हैं एक एक करके इनको। संसद के संदर्भ में इनका विवरण आर्टिकल 116 में दिया गया है, जबकि राज्य विधानमंडल के मामले में इनका जो विवरण दिया गया है वो आर्टिकल 206 में दिया गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट की या लेखानुदान की। लेखानुदान का तात्पर्य है यदि जो विनियोग विधेयक यानी अनुदान की जो मांग, जिसको विनियोग विधेयक के द्वारा क्या किया जाएगा, संचित निधि से अनुदान की मांगों हेतु पैसा निकाला जाएगा, उस विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले, विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले यदि सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो उस धन की निकासी के लिए क्या करना पड़ेगा, लेखानुदान प्रस्ताव लाना पड़ेगा सदन के समक्ष। और यह पास होने के पश्चात ही सदन संचित निधि से पहले पैसा निकाला जाएगा। दूसरा है प्रत्यानुदान। दूसरा क्या है, प्रत्यानुदान। ये उस प्रकार की मांगों के लिए होता है जब क्या हो, अप्रत्याशित मांग सामने आ जाए, सदन के समक्ष क्या आ जाए, अप्रत्याशित मांग, यानी ऐसी कोई मांग जो एनुअल फाइनेंशियल, ऐसा कोई खर्चा जो वार्षिक वित्तीय विवरण में जिसका जिक्र ही नहीं था, वार्षिक वित्तीय विवरण में उसका जिक्र ही नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार को क्या करना है, खर्चा करना है। जैसे राहत कोष में पैसा देना है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई कि प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार को पैसा देना है, ठीक है, जो पीड़ित व्यक्ति है उनको पैसा देना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो भविष्य की चीजों को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्शाया नहीं जा सकता। तो ऐसी कोई मांग सामने आ जाए जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण में उसकी कल्पना ही नहीं की गई हो, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानुदान। वो पैसा कहां से आता है, प्रत्यानुदान के माध्यम से सदन क्या करती है, संचित निधि से पैसा उसके लिए निकालती है। और तीसरा है अपवानुदान, जिसे कहा जाता है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिनके अनुदान की मांग के रूप में जिनका वर्णन न किया गया हो, यानी अनुदान की मांग में जिन खर्चों का जिक्र न किया गया हो, उसके अलावा कोई अन्य खर्चा यदि करना पड़े तो उसे क्या कह दिया जाता है, अपवानुदान या एक्सेप्शनल ग्रांट कहा जाता है। और इन तीनों के तहत पैसा संचित निधि से उसी प्रकार से निकाला जाएगा जैसे क्या करने, जैसा हमने प्राक्कलन की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा था कि विनियोग विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा। तो तीनों ही मामलों में संचित निधि से पैसा निकलवाने के लिए संसद की अनुमति की या सदन की अनुमति की आवश्यकता होगी। और यही प्रावधान किसमें किए गए हैं, राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में भी किए हैं। राज्य की संचित निधि से भी इसी प्रकार से पैसा निकाला जाएगा ऐसी कंडीशंस बनने पर। राज्य के विधानमंडल द्वारा भी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए इसी प्रक्रिया के तहत क्या किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा, किसको, सरकार को। अब ये जो प्रत्यानुदान या
वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वोट ऑफ जो क्रेडिट होती है उसमें हमने देखा था ये ऐसी मांगों के लिए होता है जिन्हें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया ही नहीं गया था। तो ये सरकार के लिए एक प्रकार से क्या करता है, ब्लैंक चेक की तरह कार्य करता है। इससे सरकार कभी भी क्या कर सकती है, कोई राशि संचित निधि से इसके माध्यम से निकाल सकती है। इसीलिए वोट ऑफ क्रेडिट को ब्लैंक चेक या खाली चेक भी सरकार का कहा जाता है। तो ये हमने देखे विभिन्न प्रकार के माध्यम जिसके द्वारा भारत की संचित निधि या राज्य की जो संचित निधि है उससे पैसा निकाला जा सकता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में विस्तार से हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि संसद में जो बजट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, बजट पारित होने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे संविधान में कहा जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसे बजट कह देते हैं। इसके पारित होने की प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो बजट होता है वो वित्त मंत्री द्वारा क्या किया जाता है, सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया जाता है बजट, वित्त मंत्री के द्वारा। कब किया जाता है, फरवरी माह की जो पहली तारीख है उसको किया जाता है। कहां किया जाता है, लोकसभा में बजट भाषण के साथ उसे रखा जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री बजट भाषण के साथ बजट को प्रस्तुत करता है। हालांकि राज्यसभा में भी उसके ऊपर क्या होती है, चर्चा होती है, लेकिन राज्यसभा में बजट पर किसी प्रकार का मतदान नहीं किया जाता। मतदान केवल किस में होता है, लोकसभा में ही होता है। अब दोनों सदनों में इस बजट के ऊपर क्या होगा, 3-4 दिन तक तो क्या होगी, चर्चा होगी। 3 से लेके 4 दिन तक क्या की जाएगी, बजट पर चर्चा की जाएगी। और फिर उसके बाद में सदन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सदन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, और सदन को जब स्थगित कर दिया जाएगा उसके बाद 26 दिन तक जो है, उसके बाद वापस जब सदन आएगा, सदन का सत्र वापस आएगा, तब क्या होगा, 26 दिन तक जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, अनुदान की जो मांग है उन पर क्या किया जाएगा, मतदान किया जाएगा। ये मतदान कहां होगा, लोकसभा में। और इन मांगों के साथ ही कटौती प्रस्ताव, अर्थात उन मांगों की राशि में कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होंगे। पहला, नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, इसके तहत कहा जाएगा कि जितनी भी राशि अनुदान की मांग के रूप में मांगी गई है उसमें 1 रुपए की क्या कर दी जाए, कटौती कर दी जाए। दूसरे प्रकार की कटौती प्रस्ताव है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट या इकोनॉमिक कटौती, इसके अंतर्गत जो अनुदान की मांग में राशि मांगी गई है उस राशि को कम करने के लिए कहा जाता है। और तीसरी है टोकन कटौती या टोकन कट, और इसके अंतर्गत अनुदान की मांग की जो राशि है उसमें 100 रुपए की कटौती करने की बात कही जाती है। तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। 26 दिन तक ये क्या करे जाते हैं, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है और ये कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। 26वें दिन यानी अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होगा, जितनी भी अनुदान की मांगे आई हैं उन सारी अनुदान की मांगों को एक साथ रख दिया जाता है। और एक साथ जब इन अनुदान की मांगों को रखा जाता है तो इसे क्या कह दिया जाता है, संसदीय भाषा में गुलेटिन कहा जाता है। और उसके बाद इन सब के ऊपर क्या लाया जाता है, सभी अनुदान की मांगों के लिए क्या लाया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक लाया जाता है। और जब ये विनियोग विधेयक है ये पास हो जाता है तो इसे अब क्या कह देते हैं, फाइनेंस बिल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाइनेंस बिल कह देते हैं। ये जो फाइनेंस बिल है ये 75 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, सदन से क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। बजट में जो अनुदान मांगे रखी जाती हैं वो सामान्यतः 109 अनुदान की मांगे रखी जाती हैं। और इन 109 अनुदान की मांगों में 103 तो सिविल मांगे होती हैं, जबकि 6 जो होती हैं वो डिफेंस अनुदान की मांगे होती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत क्या होता है, बजट संसद के समक्ष रखा जाता है और उसको पारित किया जाता है इन सभी प्रक्रियाओं से होते हुए। अब हम बात करते हैं, ये जो सारी वित्तीय प्रक्रिया हमने देखी संसद में या राज्य के विधानमंडल के समक्ष, इस वित्तीय जो प्रक्रिया है उसका विनियमन किसके द्वारा किया जाएगा, उसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाएगा। तो संसद के मामले में तो संसद एक्ट बनाकर या विधि बनाकर इस वित्तीय जो प्रक्रिया है उसको क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जबकि विधानमंडल भी विधानमंडल में या विधानसभा में विधि बनाकर क्या कर सकता है, इस पूरी प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार
आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संचित निधि से पैसा किस प्रकार से निकाला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है और वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट जो है वो क्या संबंध उसमें है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान की भाषा में कहा गया है और सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको बजट क्या कहा गया है। बजट के पारित होने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर हमने आज की क्लास में विस्तार से चर्चा की। आशा है इस संबंध में जो आपकी समझ है वो बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।